नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने चाय मजदूरों किसान अधिकार पाने से वंचित विषयों को लेकर जानकारी साझा किया है, तो वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने महिलाओं के अधिकारों व हितों के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। सूर्योदय के पीछे खड़े किसान। बंगाल में ऐसे हो रहा है इनके साथ अन्याय। किसानों के लिए भारत ही नहीं, दुनिया की अन्य देशों में भी समर्थन सहानुभूति की आवाज उठ रही है। शायद ही कोई गांव या महानगर होगा जो सुबह चाय पिए बिना आगे बढ़ता हो। खबरों से अधिक टीवी चैनलों और फिल्मों में सुदूर क्षेत्रों में चाय के खेतों के लिए लहलहाती हरी पत्तियां और खेतीहर महिलाओं और युवाओं को देखकर गीत संगीत बजने लगता है। मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन क्या आपको यह जानकारी है कि क्रांतिकारी बंगाल में देश के कुल चाय उत्पादन का 80% चाय पैदा करने वाले लोगों को ममता सरकार या कम्युनिस्ट सरकारों ने अधिकृत रूप से किसान का दर्जा नहीं दिया है। उन्हें चाय उत्पादक कहकर, उन्हें चाय के उद्योग से जुड़ा कहकर उन्हें देश के अन्य सामान्य किसानों की तरह 6,000 रुपए की सहायता राशि या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाती है। पराकाष्ठा यह है कि दार्जिलिंग क्षेत्र में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के अलावा बहुत कम जमीन पर चाय पैदा करने वालों को दार्जिलिंग चाय लिखकर बेचने की अनुमति नहीं है। भारत की विविधता संस्कृति पर हम सब गौरव करते हैं और विरोधाभास पर दर्द भी महसूस करते हैं। विश्व के सबसे बड़े महान लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक दलों अथवा किसान या श्रमिक अथवा स्वयं संगठनों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। पर आजादी के 73 साल बाद भी ब्रिटिश राज जैसे कानून और कंपनियां चल रही है। कभी दुश्मन बने ब्रिटिश राजा रानी या प्रधानमंत्री अब मित्र भी हो गए हैं। उनके देश में हमारे दसियों नेता और मंत्री भी हो गए हैं और वहां कई नियम कानून बदल गए। लेकिन कभी उनके सहयोग से बनी चाय कंपनियों के नियम कानून अंग्रेजों के साथ बांग्ला और हिंदी या असमिया में भले ही अनुदित हो गए हैं, लेकिन छोटे किसानों के हितों के लिए अब तक नहीं बदले हैं। सूर्योदय तो पूर्वोत्तर से होता है। हक की आवाज सबसे अधिक वहीं से गूंजती रही है। वैसे बंगाल, असम, त्रिपुरा से लेकर सुदूर दक्षिण केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में भी चाय की खेती हो रही है। पिछले करीब 10 वर्षों से बिहार के पूर्वांचल किशनगंज क्षेत्र में भी चाय की खेती तेजी से बढ़ी है। बंगाल में 2001 में करीब 8,000 छोटे किसान चाय उत्पादक थे, जो अब बढ़कर लगभग 22,000 हो गए हैं। दार्जिलिंग चाय मशहूर है, लेकिन चाय का 80% उत्पादन जलपाईगुड़ी के खेतीहर मजदूर कर रहे हैं। बंगाल और असम के 70 साल तक जो अधिकांश चाय उत्पादक किसानों को खेत पर हक के सरकारी दस्तावेज नहीं दिए गए थे, उन्हें कंपनियों का मुलाजिम मजदूर ही समझा जाता था। पिछले 2-3 वर्षों में कागज पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन सरकारी चाय बोर्ड केवल कंपनियां को ही मान्यता देते हैं। जो किसान 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर चाय की खेती करते हैं, उन्हें तो चाय उत्पादक सरकारी बोर्ड कोई छूट सहायता के योग्य भी नहीं मानता है। चाय बोर्ड कंपनियों से जुड़े उत्पादकों को चाय पत्ती संग्रह, तराजू मशीन, बैग, भंडारण के लिए सब्सिडी उद्योग के नाते देता है। यही नहीं, परिवहन के लिए अलग से 50% देता है। लेकिन बेचारे हजारों छोटे किसानों के लिए अब तक कहीं कोई आवाज नहीं उठाता। उन्हें तो नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं का अधिकृत कागज भी बेचने के लिए नहीं मिलता। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2019 में भारत के करीब 1,340 करोड़ टन चाय के उत्पादन का करीब 50% छोटे उत्पादकों द्वारा होता है। दुनिया भर में भारतीय चाय का निर्यात भी होता है। दार्जिलिंग में केवल 87 चाय बागान को सरकारी बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। दूसरी तरफ बेंगलुरु से नौकरी छोड़कर वहां चाय की खेती साथ उसकी बिक्री के लिए 1 करोड़ का बैंक कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाने पर या छोटे किसानों द्वारा मिलकर बनाई गई सोसाइटी की फैक्ट्री को भी सरकारी बोर्ड सहायता देने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि साधन संपन्न पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र, कर्नाटक के किसानों के लिए आवाज उठा रहे नेता और संगठन ऐसे छोटे किसानों के दुख दर्द के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार,
इन कानूनों से ही संभव है महिला अधिकारों की सुरक्षा। महिला अधिकारों को लेकर पिछली संसद में भी खूब बहस हुई थी और तब महिला अधिकारों को लेकर जो ठोस कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए थे उन्हें कानूनी जामा ना पहनाया जा सका। यह अधिकार ऐसे थे जिन पर केवल बहस में ही समय जाया नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि इन पर तुरंत एक्शन लिया जाकर इन्हें कानूनी जामा पहना दिया जाना आवश्यक था। 3 मुख्य बिल थे: सरोगेसी, किराए की कोख, महिला तथा बच्चियों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रांसजेंडर, उभयलिंग व्यक्तियों से संबंधित कानून। तीनों ही समाज के लिए बहुत आवश्यक है और इनमें महिलाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। सरोगेसी के लिए बिल तो प्रस्तुत हुआ पर वो कानून नहीं बना। उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं भी हैं जिन पर कई पक्षों को आपत्ति है। उदाहरण, उसमें कहा गया है कि सरोगेसी कोई व्यापार नहीं है। जिस तरह बाजार में जाकर कोई मनपसंद वस्तु खरीद ली जाती है और उस तरह किराए की कोख किराए पर नहीं ली जा सकती है। इसलिए ही बिल में कहा गया है कि अपने निकट संबंधी महिला की इसमें सहायता ली जा सकती है, लेकिन किसी पराई महिला को कुछ धनराशि चुकाकर उसे किराए की कोख लेकर संतान प्राप्त करना अपराध माना गया तथा साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई महिला अपने कोख का व्यापार करती है तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। इस पर बहुत विरोध हुआ। कहा गया कि वह भी किराए की कोख देने वाली महिलाओं ने कहा कि हम पर बहुत आर्थिक मुसीबतें हैं जिनका समाधान सरोगेसी से हो जाता है। सरकार ऐसा कानून ना बनाए, नहीं तो हम पर आर्थिक बोझ आ जाएगा। हम कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। सरोगेसी के इस खुले व्यापार का विरोध करने वाले भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जिन बातों को हम कानून में शामिल करना चाहते हैं वह तो हुई ही नहीं, केवल सतही तौर पर सरोगेसी की गंभीर समस्या पर बात की गई है। बिल अभी इस सत्र में पेश नहीं हुआ है, इसलिए शायद लंबा इंतजार करना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक भीषण समस्या है जिसे लेकर भारत ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल विभाग भी बहुत चिंतित है। विश्व भर में भी यह समस्या मौजूद है। जहाँ जहाँ गरीबी, अभाव और अशिक्षा मौजूद है वहाँ पर यह समस्या बहुत भीषण रूप में दिखती है। हम सब जानते हैं कि भारत अभी भी समाज में मौजूद गरीबी से लड़ रहा है। शासन अभी तक भी इस गरीबी से मुक्त नहीं कर सका है। ऐसे अभावग्रस्त परिवार में गरीबी के कारण बच्चों की कोई देखभाल नहीं होती। मानव तस्करी के दलाल परिवारों को आर्थिक लालच देकर उनके बच्चों को व्यापार करते हैं। इस मानव तस्करी में बच्चियों का शोषण सबसे अधिक होता है। यह बच्ची किस नर्क में ढकेल दी जाती है कि उन पर होने वाले अत्याचारों की बातें सुनकर यह रूह कांप जाए। इस हेतु सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वह भी कब बनेगा, कहाँ नहीं जा सकता। तीसरी और समाज की एक और चर्चित समस्या समलैंगिकता और उभयलिंगिया ट्रांसजेंडर को लेकर है। हमारे समाज में समलैंगिकता को ना तो समझा गया है और ना ही इसे स्वीकारा गया, जबकि ये प्राकृतिक मानसिक अवस्था है। इसकी ना तो आलोचना की जानी चाहिए, ना ही इसे धिक्कारा जाना चाहिए। समलैंगिकता को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया है। पिछले दिनों भारत की गोल्ड मेडलिस्ट धावक द्युति को लेकर इसके परिवार ने ही उसे बहुत कुछ कहा और कईयों ने उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई। समलैंगिकता स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, इस पर शोर ना मचाया जाए। इन तीनों समस्याओं पर कानून बन जाने की हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।